गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो कक्षा 8 गणित में हम ले रहे हैं प्रश्नावली 5.1 आंकड़ों के प्रबंधन से संबंधित। हमने ये प्रश्नावली पहली वाली ली थी। इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में आपको 4 प्रश्न बताए थे, तो इसका एक अंतिम प्रश्न हमारा छूट गया था, तो वो हम आप ले रहे हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 तक आपने पहले क्या किया था? दंडालेख बनाया था, आयत चित्र बनाया था, बारंबारता सारणी बनाई थी वर्ग अंतरालों को लेकर के। तो ये प्रश्न जो है 5वां, ये कह रहा है, यहाँ पर हमको आयत चित्र नहीं बनाना है, तो कह रहा है प्रश्न नंबर 5, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न या टीवी देखने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर एक आलेख बना है, आयत चित्र बना हुआ है। तो इसमें ये वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या इसने लिखाई है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। तो यहाँ पर इसने पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 4 विद्यार्थी का, और एक्स अक्ष पर इसने प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे लगा रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे हैं। तो 1 से 2 घंटे में 4 विद्यार्थियों ने टीवी देखा, वो उसके ऊपर लिखा भी है स्तंभ के ऊपर, आयत के ऊपर। 2 से 3 घंटे तक 8 विद्यार्थियों ने देखा। 3 से 4 घंटे तक 22 विद्यार्थियों ने देखा। देखिए आलेख को देखिए, 4 से 5 घंटे तक टीवी जो है 32 विद्यार्थियों ने देखा। अधिकतम विद्यार्थी यहीं पर हैं आपके पास। 5 से 6 घंटे तक टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 लिखी हुई है संख्या उसके ऊपर। 6 से 7 घंटे तक टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या है आपकी 6, जैसा कि इसने चित्र यहाँ पर बना रखा है। तो अब इसने प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा? तो मैंने बताया अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या है यहाँ पर 32। तो इन्होंने अक्ष पर अगर घंटे देखें तो 4 से 5 घंटे तक टीवी देखा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा, 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? तो हम देखें अक्ष पर 4 है, 4 से कम बाईं ओर को आएंगे हम अवरोही क्रम में, 4, 3, 2, 1। तो 4 से कम घंटों तक टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या 22 यहाँ पर है, 8 ये है, 4 ये है, 22, 8 है, 30, 4, 34 विद्यार्थियों ने 4 घंटों से कम समय तक टीवी देखा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय लिया? तो 5 यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमारे पास है, तो 5 से दाईं ओर को हम आए आरोही क्रम में, 6, 7। तो 5 से 6 घंटे तक 8 विद्यार्थियों ने, 6 से 7 घंटे तक 6 विद्यार्थियों ने टीवी देखा। 8 और 6 जोड़ देंगे तो 14 विद्यार्थियों ने 5 से अधिक घंटों तक टीवी देखा। तो ये प्रश्न का उत्तर दिए गए आलेख से हमने देना है। तो चित्र आप बना लीजिए। दिए गए आलेख से आए अधिकतम विद्यार्थी ने कितने घंटे तक टीवी देखा? तो अधिकतम विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटों तक टीवी देखा, क्योंकि आपने देखा, मैंने अभी अब समझाया आपको। तो अधिकतम विद्यार्थी यहाँ पर हमारे पास 32 है, तो इन्होंने अक्ष पर घंटे देखा, तो 4 से 5 घंटे तक। फिर कह रहा है 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? 4 से कम घंटों तक टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर। देखिए, अब मैंने अभी समझाया था आपको। इस आलेख को अगर हम देखें तो 4 घंटे ये हैं हमारे पास अक्ष पर, तो 4 से बाएं हाथ की ओर आए अवरोही क्रम में, 4, 3, 2, 1। तो 4 से 3 की स्तंभ में लिखा 22 विद्यार्थी हैं। 3 से 2 में लिखा 8, 2 से 1 घंटे तक 4। तो इनको जोड़ दीजिए, 22
धन 8 धन 4 बराबर 34 विद्यार्थी। 34 विद्यार्थियों ने 4 से कम घंटे का समय टीवी देखने में व्यतीत किया। थर्ड है 5 से अधिक घंटों तक अधिक समय व्यतीत करने वाले विद्यार्थी हैं। टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत करने वाले विद्यार्थी तो इसके लिए आपको देखना है, देखिए बराबर एक्स अक्ष पर आ जाए आप, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए। तो 5 से अधिक घंटे दाएं हाथ की तरफ हम देंगे, 6-7 आरोही क्रम में है। तो 5 से 6 घंटे तक 8 विद्यार्थियों ने, 6 से 7 घंटे तक 6 विद्यार्थियों ने। तो हो गया 8 धन 6 बराबर 14 विद्यार्थी। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली पूरी हुई। आंकड़ों के प्रबंधन से संबंधित, आय चित्र से संबंधित हमारी ये प्रश्नावली पूरी हुई। अब हम ले रहे हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 देखिएगा। प्रश्नावली 5.2 फिर से ये भी आंकड़ों के प्रबंधन में आया, लेकिन यहाँ पर हमारा आय चित्र से संबंधित प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है पाई ग्राफ या पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न है। देखिए, आंकड़ों को हम पाई चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, पाई चार्ट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पाई चार्ट क्या हुआ, एक वृत्त है, वृत्त का हम केंद्र लेंगे, उस केंद्र पर जो बनने वाला संपूर्ण कोण होता है वह 360 अंशों का होता है। एक बिंदु पर बनने वाला कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। पिछली कक्षा में आपने कोणों के बारे में पढ़ा है, संपूर्ण कोण के बारे में पढ़ा है, और इसकी माप होती है 360 अंश। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण होता है वो 360 अंश का होता है। अब दिए गए आंकड़ों के हिसाब से हम उस वृत्त के केंद्रीय कोण 360 अंश के कोण को त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण के रूप में बांटेंगे। जितने अंश का कोण आएगा चांदा की सहायता से नापते हुए हम पाई चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पर पहला चित्र जो है, पहला सवाल जो है वह बना हुआ एक पाई चार्ट है। इसमें हमको पाई चार्ट बनाना नहीं है। ये कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 1, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो पाई चार्ट आपका बना हुआ है, देखिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र है, केंद्र पर संपूर्ण कोण 360 अंश का होगा। उस 360 अंश के कोण को इसने अलग अलग भागों में बांट करके त्रिज्यखंड बनाए हैं। 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। एक त्रिज्यखंड ये हो गया, एक त्रिज्यखंड ये सबसे बड़ा है, फिर ये त्रिज्यखंड है, फिर ये त्रिज्यखंड है। तो 1 2 3 4 त्रिज्यखंड इसमें बने हुए हैं। तो इसमें इसने लगा रखा है शास्त्रीय संगीत 10%, उपशास्त्रीय संगीत 20%, मनोरंजक संगीत 40%, लोक संगीत 30%। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये प्रश्न क्या है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो इस पाई चार्ट में कुल कितने युवा व्यक्तियों को दर्शाया गया है, ये हमको निकालना है। और उसके लिए आधार हमको दिया है, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति हैं टोटल कितने, 20%, जबकि टोटल का शास्त्रीय संगीत का जो प्रतिशत है वो 10% है। यहाँ पर अगर हम देखें टोटल सर्वे जो हुई है प्रतिशत में जोड़ें 20%, 40%, 60%, 60%, 90, 10, 100% है टोटल। 100% को इसमें दर्शाया है इसने। अब ये कह रहा है शास्त्रीय संगीत का पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत है 10 और वे व्यक्ति अगर 20 हैं तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ये प्रश्न का उत्तर हमने देना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 कैसे देंगे। प्रश्न नंबर 1 है, कहेंगे दिए गए पाई चार्ट से, दिए गए पाई चार्ट से आंकड़ों को इस प्रकार वृत्त में दर्शाना त्रिज्यखंडों द्वारा, यह कहलाएगा पाई चार्ट। पाई चार्ट से अभी हम बनाएंगे, देखिए कैसे अगले सवालों में होगा, बनाना अभी होगा हमको। तो देखिए यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो देखिए आए, माना कुल
युवा व्यक्ति, इसको मान लेते हैं, बीजगणित की सहायता ले रहे हैं थोड़ा सा। माना कुल युवा व्यक्ति जिनका सर्वे किया गया था, जिनका सर्वे किया गया था, कोई चरपद मान लेते हैं। आपने इस प्रकार के सवाल अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ करके ज्ञात किया था बीजगणित में, आपने कई समीकरण बनाए थे कथनों के आधार पर, वैसा ही है ये भी। माना कुल युवा व्यक्ति जिनका सर्वे किया गया था बराबर x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसलिए प्रश्नानुसार अब देखिए। प्रश्नानुसार तो इसने शास्त्रीय संगीत से पूछा है, तो इसने कहा यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितनी युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, और शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत है 10। तो ये हो गया x का माने गुणा 10%, शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं, बराबर टोटल व्यक्ति हैं 20। तो इसको अब हम सरल करें, या x गुणा 10% को हम कहेंगे 10/100 बराबर 20। अब देखिए 10/100 ये गुणा करने वाली भिन्न है, परमेय संख्या है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में बदलेगी, और भिन्न का परमेय संख्या का भाग क्या होता है आप जानते हैं। अगर भाजक कोई परमेय संख्या या भिन्न है तो उसका हरण से पलटकर हम गुणा में बदल देते हैं, तो हरण से पलट जाएगा, इसका व्युत्क्रम आ जाएगा उस तरफ। या x बराबर सीधे सीधे 20 गुणा 100/10, 10/100 का व्युत्क्रम 100/10। तो 110 काट देते 10 और 100 की, 10 और 20 की, 100 दूना 200 व्यक्ति। तो टोटल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, यहाँ पर 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ये हमारा उत्तर आ गया। अब प्रश्न नंबर आई है, इसमें दूसरा प्रश्न भी पूछा है इसने। ये कहता है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ा जो तृतीय खंड है वह किसका है, मनोरंजक संगीत, 40% है वो टोटल का। तो देखिए मनोरंजक संगीत, मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। ये भी प्रश्न हो गया। उसके बाद इसने प्रश्न नंबर 3 भी इसमें पूछा। वो कहता क्या है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। मान ली जाए कोई कंपनी जो है वह सभी प्रकार के जो 4 प्रकार के संगीत यहाँ पर दिए थे, ये 4 प्रकार के कैसेट संगीतों की कैसेट बना रही है और 1000 CD उसने बनाई। तो अब उसको प्रतिशत के हिसाब से हमने प्रत्येक प्रकार के संगीत की CD निकालनी है। तो 1000 का 10% करेंगे, शास्त्रीय संगीत की CD निकल जाएंगी। 1000 CD का 20% करेंगे तो उप शास्त्रीय संगीत की CD निकल जाएंगी। 1000 का 40% करेंगे, मनोरंजक संगीत की CD निकल जाएंगी। 1000 का 30% करके लोक संगीत की CD निकल जाएगी। तो देखिए उत्तर कैसे दें। 3, चूंकि कुल CD बराबर 1000, इसलिए शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय से ही शुरू करें, शास्त्रीय संगीत की CD बराबर 10% करिए 1000 का, 1000 का गुणा 10/100, 100 की 2 शून्य और 1000 की 2 शून्य काट दिए, 10.100 CD। शास्त्रीय संगीत की CD की संख्या होगी 100 CD। इसी प्रकार उपशास्त्रीय संगीत, 4 प्रकार का संगीत है। उपशास्त्रीय संगीत की CD, उपशास्त्रीय संगीत की CD बराबर, उपशास्त्रीय संगीत है 20%, 1000 गुणा 20/100, जैसे पहले निकाला वैसे ही है। 100 की 2 जीरो काटिए, 1000 की 2 जीरो काटिए, 20.200 CD, 200 CD होगी उपशास्त्रीय संगीत की। इसके बाद आ रहा है आपका मनोरंजक संगीत। मनोरंजक संगीत की CD बराबर 40% है। 1000 गुणा 40/100, 2 जीरो काट दिए, 40.400 CD,
ये मनोरंजक संगीत की हो गई। इसके बाद आया लोक संगीत की सीढ़ी। लोक संगीत की सीढ़ी बराबर यह है 30%, 1000 गुणा 30/100, 20, 1000 की 20, 30.300 सीढ़ी। तो इन सीढ़ी को जोड़िए, जो कंपनी द्वारा बनाई गई 1000 टोटल सीढ़ी आनी चाहिए। 3 4 3 700, 700 2 900, 901 1000 अर्थात 1000 सीढ़ी। तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही आ गया। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी पसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। 360 व्यक्ति थे, उनसे कहा गया भाई कि भाई 3 ऋतुएं हैं, गर्मी, वर्षा और सर्दी, शीत, तो इन 3 ऋतुओं में आप वोट डालिए। तो यहाँ पर जो कह रहा है, इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दिया गया है। तो यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है। ग्रीष्म ऋतु को 90 मत मिले 360 में से, वर्षा को मिले 120 और शीत को मिले 150। टोटल व्यक्ति हैं 360 मत हो गए। तो अब यहाँ पर सवाल कह रहा है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो आप देख रहे हैं आंकड़े में ही पता चल रहा है कि शीत ऋतु को 150 सबसे अधिक शीत ऋतु को मत मिले। प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब यह है केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, मतलब पाई चार्ट होगा, उस पाई चार्ट के हमारे 3 त्रिज्यखंड बनेंगे। एक ग्रीष्म ऋतु का होगा, एक वर्षा ऋतु का होगा और शीत ऋतु का होगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, जैसा कि मैंने अपने थोड़ी देर पहले कहा था कि वृत्त का केंद्र जो है, उस केंद्र के परितः जो कोण बनेगा वो 360 अंश का होगा। उस 360 अंश के कोण को 360 व्यक्तियों में बांटा गया, तो इसका मतलब एक व्यक्ति के लिए 1 अंश का कोण हुआ। 360 व्यक्ति के लिए 360 अंश का, तो एक व्यक्ति के लिए 1 अंश का कोण 360/360 हो गया। अब इस हिसाब से अगर हम देखें, ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण 90 अंश आ जाएगा, वर्षा ऋतु के लिए 120 अंश आ जाएगा और शीत ऋतु के लिए 150 अंश का केंद्रीय कोण आ जाएगा। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो देखिए ये प्रश्न हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, दिए गए आंकड़ों से, जब हमने हेडिंग बनाया आए, ये कह रहा है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो हम सबसे अधिक मत किसको मिले, 150 शीत ऋतु को। शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। नंबर 2 था प्रत्येक ऋतु के लिए कह रहा है त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। तो देखिए प्रत्येक ऋतु के लिए त्रिज्यखंड का, 2 त्रिज्याओं और संगत साप से घिरा हुआ भाग होगा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण तो कैसे निकलेगा, हम एक एक करके लेते हैं। देखिए सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो देखिए जरा सा ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम। केंद्रीय कोण का मान 360 अंश टोटल, गुणा ग्रीष्म ऋतु को मिले मत 90 बट्टा टोटल मत 360। तो 360 कट गया, 90 गुणा 1 90 अंश। दूसरा आ गया हमारा वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, तो इसी प्रकार वर्षा ऋतु का भी केंद्रीय कोण निकल जाएगा। टोटल केंद्रीय कोण 360 अंश गुणा वर्षा ऋतु को मिले मत हैं 120 बट्टा 360, फिर काटिए 360 काटिए 120 अंश। अगला आया शीत ऋतु, शीत ऋतु, तो शीत ऋतु के लिए भी वही हो गया। केंद्रीय कोण का मान टोटल 360 अंश
गुणा शीत ऋतु को मिले मत 150 बटा टोटल मत 360, फिर काटिए 150 अंश। देखिए 150, 120 और 90 को जो है 360 अंशों का कोण बनेगा वृत्त के केंद्र पर। तीसरा है, अब कह रहा है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट बनाना है आपने। देखिए तो पाई चार्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींच दीजिए। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, वृत्त बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, कोई इसमें कुछ नहीं है, किसी भी त्रिज्या को लेकर। अब इस वृत्त का एक केंद्र होगा जहाँ पर मैंने प्रकार की नोक रखी, और चारों तरफ ये आएगी वृत्त की परिधि, आप जानते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, परिधि को इस केंद्र से, परिधि के किसी भी बिंदु को इस वृत्त के केंद्र से मिलाती हुई एक रेखाखंड अर्थात त्रिज्या डालूंगा। वृत्त की परिधि से, ये परिधि है, परिधि से इसके केंद्र को मिलाने वाला एक रेखाखंड खींचा। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को, ये बिंदु है, इस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला ये रेखाखंड क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या। अब उसके बाद हम चाँदा पकड़ेंगे। चाँदा पकड़कर वृत्त के केंद्र पर चाँदा का मध्य बिंदु सटाएंगे, देखिएगा, और जो त्रिज्या मैंने खींची थी उस त्रिज्या को इस शून्य वाली रेखा 180 अंश वाली रेखा से ढक दिया। अब इसके बाद मैं 90 अंश पढ़ूंगा, जहाँ से ढका उसी ओर से पढ़ना है। तो 90 अंश की सीध में मैंने एक बिंदु लगा दिया। इस बिंदु को इस वृत्त के केंद्र से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचूंगा, लेकिन रेखाखंड हम वृत्त की परिधि तक ही खींचेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। ये हो गया आपका 90 अंश का कोण। ये कितने अंश का कोण बना, 90 अंश का। और इसमें ऋतु लग गई हमारी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। अब ये हो गया एक त्रिज्यखंड। देखिए मैंने कहा दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ जो भाग है उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अब दूसरा त्रिज्यखंड 120 अंश का है वर्षा ऋतु के लिए, तो उसको बनाएंगे। देखिए कैसे, चाँदा को लीजिए, मध्य बिंदु फिर वही वृत्त के केंद्र पर सटाइए, और जो 90 अंश का कोण बनाती हुई आपकी रेखा थी उसको शून्य वाली रेखा से ढके, और जहाँ से ढका उसी ओर से पढ़िए। 120 जहाँ पर आता है वहाँ पर आप निशान लगा दीजिए। देखिए 120, इस 120 के इस बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाती हुई रेखाखंड डालिए, लेकिन रेखाखंड आपका वृत्त की परिधि तक ही आए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बन गया 120 अंश का कोण, 120 अंश, 120 अंश। तो इसमें कौन सी ऋतु लग गई हमारी, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। अब बच गया हमारा शीत ऋतु के लिए 150 अंश का कोण। ये जो कोण बचा है ये ऑटोमेटिक 150 का होगा, 150 अंश। ये हो गया आपका शीत ऋतु, शीत ऋतु। अब इसको नाप भी सकते हैं सत्यता की जांच करने के लिए। क्या करिए, 150 अंश के कोण बनाने वाली ये दो रेखाएं हैं, किसी भी एक रेखा को शून्य वाली रेखा से ढकिए। चलिए इसी को ढक दे, ऐसे ढक देते हैं। देखिए इस रेखा को ढकिए, चाहे इस रेखा को ढकिए, तो ये रेखा बता रही है 150 अंश। देखिए या ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। जी ज़्यादा को आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा, वृत्त के केंद्र पर ही रखिए, 120 की रेखा को ढक लीजिए, और इधर जो ये रेखा आ रही है त्रिज्या जो पहले खींची थी वह 150 अंश। ये हो गया हमारा पाई चार्ट। उक्त सूचना को दर्शाने के लिए तीन ऋतुओं को मिले हुए जो मत थे उनको दर्शाते हुए हमने एक पाई चार्ट बनाया। 3 त्रिज्यखंड बने, 2 त्रिज्याओं और वृत्त के संगत चाप से घिरा हुआ जो भाग है इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। आप इसको मोम कलर कर सकते हैं, मोम कलर करेंगे तो आपका पाई चार्ट और भी बढ़िया लगेगा और भी सुंदर दिखेगा। मोम कलर से अलग अलग कलर कर दीजिए, वर्षा ऋतु के लिए अलग, ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग मोम कलर कर दीजिए, तो आपका पाई चार्ट और भी आकर्षक लगेगा। इसके बाद आ रहा है प्रश्न नंबर 3। देखिए निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो व्यक्तियों का जो समूह है उसके द्वारा
पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शा रहा है आंकड़ा। नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं 18, हरे रंग को पसंद करने वाले हैं 9, लाल रंग को पसंद करने वाले 6, पीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं 3। टोटल व्यक्ति हैं 36। 36 में से 18 नीले को, 36 में से 9 हरे को, 36 में से 6 लाल को और 36 में से 3 पीले को पसंद करते हैं। तो इसके लिए कह रहा है कि एक पाई चार्ट खींचिए। इसके लिए आपको एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के पहले आप क्या करेंगे कि प्रत्येक रंग के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 36 व्यक्ति को आपने पाई चार्ट में दर्शाना है, अर्थात जो हमारा पाई चार्ट बनेगा, एक वृत्त में भरेगा, तो वृत्त के केंद्र पर मैंने आपको बताया 360 अंश का कोण बनता है। तो 36 व्यक्तियों के लिए 360 अंश का कोण है हमारे पास। तो एक व्यक्ति के लिए 36 का भागा 360 में दे दीजिए, तो एक व्यक्ति के लिए मेरे ख्याल से 10 अंश का कोण बनेगा, 36.360 होगा। तो एक व्यक्ति के लिए जो कोण हमारा निर्धारित होगा वह 10 अंश का होगा। बस ये आपने ध्यान देना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 कैसे बनेगा। सबसे पहले आप प्रत्येक रंग के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालेंगे। प्रश्न नंबर 3। प्रत्येक रंग के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण डैश कर दीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास नीला रंग है। नीला रंग बराबर, देखिए टोटल केंद्रीय कोण 360 अंश का गुणा नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति 18 बट्टा टोटल व्यक्ति हैं 36। तो आप 36 से 360 काट दीजिए। 36 से कम 36, शून्य के शून्य 10, 10 अंश गुणा 118 अंश 180 अंश का केंद्रीय कोण इनके लिए बनेगा त्रिज्यखंड का। फिर आ रहा है आपका हरा रंग, फिर टोटल केंद्रीय कोण 360 अंश गुणा हरे रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति 9 बट्टा टोटल व्यक्ति 36, फिर काटिए वही 36.360, 10 नम्मा 90 अंश। फिर आ रहा है आपका लाल, 4 रंग हैं, लाल रंग, तो इसका केंद्रीय कोण त्रिज्यखंड का निकालेंगे 360 अंश टोटल केंद्रीय कोण गुणा लाल रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति 6 बट्टा 36 टोटल व्यक्ति 36 से फिर 360 काटिए। 36 कम 36, 36 शून्य की शून्य, 10 चक्का 60 अंश। फिर आ रहा आपका पीला रंग, लास्ट है पीला रंग। पीले रंग के लिए भी त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण टोटल केंद्रीय कोण 360 अंश गुणा पीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति 3 बट्टा टोटल व्यक्ति 36, 36 से फिर 360 काट दीजिए। 10 बार 10 दिया 30 अंश। तो देखिए अब हम बनाएंगे पाई चार्ट। जब केंद्रीय कोण निकल गया तो पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए जैसा हमने अभी बनाया, देखिए किसी भी त्रिज्या को लेकर आप एक वृत्त लीजिए। सबसे पहले हमने खींचा, अब इस वृत्त का केंद्र आ गया हमारे पास। इस केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाते हुए सबसे पहले एक त्रिज्या डालिए। देखिए परिधि को केंद्र से मिलाना है, ये त्रिज्या हो गई। अब सबसे पहले हम 180 अंश का कोण बनाएं। 180 अंश का कोण एक सरल रेखा पर बनता है, तो आप ऐसे भी बनाइए। देखिए चाँदा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए और जो आपने त्रिज्या खींची थी उस त्रिज्या को ये शून्य वाली रेखा जो चाँदा में है 180 या शून्य वाली, इससे ढक दीजिए। दूसरी तरफ देखिए 180 अंश पढ़िए, यहाँ पर है, निशान लगा दीजिए और इस त्रिज्या को इस बिंदु तक बढ़ा दीजिए। अर्थात एक सीधी सरल रेखा आएगी, वृत्त का आधा होगा। 180 अंश का कोण एक सरल रेखा पर बनता है। देखिए लेकिन जो आप रेखाखंड खींचेंगे वो केवल वृत्त की परिधि तक बाहर नहीं जाएंगे, बाहर छोड़ दीजिए। तो 180 अंश आधा वृत्त हो गया आपका। एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश का हो गया। तो इसमें रख दिया आपका नीला रंग। नीला ही रंग भर दीजिए मोम कलर से, नीला रंग, बढ़िया लगेगा पाई चार्ट। दूसरा है 90 अंश।
तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए अब ज़्यादा को नीचे कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए और इस 180 वाली रेखा को ढक दीजिए। देखिए 90 की सीध में आप बिंदु लगाइए, ये है 90। तो वृत्त के केंद्र को इस बिंदु से मिलाती हुई एक रेखाखंड वृत्त की परिधि तक डाल दीजिए बस। ये 90 अंश, इसमें लग गया आपका हरा रंग, इसको हरा ही कर दीजिए मोम कलर से, आपका पाई चार्ट और बढ़िया दिखेगा। उसके बाद है 60 अंश का। तो 60 अंश का बनाने के लिए फिर से आप ऐसा करिए, चांदा के मध्य बिंदु को वही वृत्त के केंद्र से मिलाइए और जो 90 की रेखा आपको बनी थी नीचे अभी आई है, इसको ढक दीजिए। ये मैंने कर दिया और ढकी हुई तरफ से आप 60 अंश पढ़ लीजिए। 60 अंश जहाँ पर भी है आपका ये है, तो इस बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए। लेकिन रेखाखंड जो है आपकी केवल वृत्त की परिधि तक ही डालिए। ये हो गया हमारा 60 अंश। इसमें लग गया आपका लाल रंग, इसको लाल कर दीजिए इस त्रिज्य खंड को और बाकी बचा ये 30 अंश। ये 30 अंश है पीला रंग, इसको आप पीला कर दीजिए, पीला रंग। तो आपका पाई चार्ट बन चुका है। अब आता है प्रश्न नंबर 4। देखिए यहाँ पर पाई चार्ट बनाना नहीं है, ये कह रहा है संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थात ये जो पाई चार्ट आपका बना है 540 अंक जो है 360 अंश के कोण पर लगाए गए हैं वृत्त के केंद्र पर। अब यहाँ पर जो हमारा पाई चार्ट है इसमें क्या दिखा रखा है, कोण बने हैं। 90 अंश के कोण पर जो त्रिज्य खंड हमारा है 90 अंश के कोण का, उस पर गणित विषय दर्शाया है। 65 अंश पर सामाजिक अध्ययन, 80 अंश पर विज्ञान, 70 अंश पर हिंदी और 55 अंश पर अंग्रेजी को इसने दर्शा रखा है। तो सवाल वाला पूछता है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अंकों को तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, केवल अंश में विषय लगाए हुए हैं। त्रिज्य खंड के जो केंद्रीय कोण है उसको अंशों में बांट करके उसने विषय लगा रखे हैं और प्रश्न पूछ रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। यहाँ पर संकेत दिया है 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 है। मैंने अब भी कहा था आपका, तो ये जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है 360 अंश का है, इस 360 अंश के कोण पर 540 अंक लगा रखे। इस विद्यार्थी ने सभी विषयों में 1, 2, 3, 4, 5 विषय हैं, पाँचों विषय में 540 अंक प्राप्त किए हैं। तो 540 अंकों को यहाँ पर दिखाया है। अतः 105 अंकों को दर्शाने के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा ये आपने निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण है 360 का, तो 105 अंश के लिए कितने अंश का केंद्रीय कोण होगा, फिर उसको देख करके हम पता लगा लेंगे कि कौन सा विषय है जिसमें उसने 105 अंक प्राप्त किए। तो देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिए गए पाई चार्ट से हमने बनाना नहीं है, केवल प्रश्नों के उत्तर देने आपको। अब बनाना चाहें तो अंशों में बांटा ही है, आप बना भी सकते हैं। तो क्या हो गया, बाएं पन्ने में बना लीजिए आय। तो किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, हमने ये निकालना है। देखिए चूंकि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण का मान दे रखा, इसने मान बराबर 360 अंश, इसलिए एक अंक के लिए केंद्रीय कोण का मान बराबर एक अंश के लिए कम होगा 360 अंश बटा 540। तो इसको काट भी सकते हैं आप, एक एक जीरो काट दीजिए और 36 40 बचा, 18 दूनी 36, 18 3 54, 2/3 अंश। एक अंक के लिए 2/3 अंश का कोण बनेगा, इसलिए 105 अंक के लिए
105 अंकों के लिए, क्योंकि वो क्या है किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए के लिए केंद्रीय कोण का मान। अब एक अंश के लिए निकल गया 2/3 गुणा 105। देखिए 3 से 105 कटता है, 3 3 9, 1 1 बचा 15 हो गया, 3 बच्चे 15, 35 दूनी 70 अंश। अब देखिए आप 70 अंश किस विषय में बना है? हिंदी में। अतः विद्यार्थी ने हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए, 105 अंक प्राप्त किए। तो ये हमारा उत्तर हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न इससे पूछा इसी से संबंधित। वो प्रश्न क्या है देखिएगा। ये कहता है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो गणित का जो इसका केंद्रीय कोण है 90 अंश का है। तो 360 अंकों के लिए केंद्रीय कोण है, 360 अंश का केंद्रीय कोण है 540 अंकों के लिए। तो 90 अंश का कितने अंकों के लिए गणित के अंक निकल जाएंगे? हिंदी का हमारे पास है ही, अभी निकले हैं। हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए, तो देखेंगे गणित में उसके कितने अधिक अंक हैं। अधिक तो होगा ही, क्योंकि हिंदी का जो केंद्रीय कोण है त्रिज्यखंड का 70 अंश है और गणित का 90 अंश। जिसका त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण अधिक होगा उस विषय में उसके अधिक अंक भी होंगे। अभी निकलता है, देखिए कैसे आए। चूंकि 360 अंश का केंद्रीय कोण है बराबर 540 अंकों के लिए, अंक निकालने हैं 540 अंकों के लिए, इसलिए एक अंश का केंद्रीय कोण होगा बराबर 540 बटा 360। एक शून्य काट दे फिर से, 18 3 54, 18 दूनी 36, 2/3 अंक के लिए एक अंश का कोण 2/3 अंक लगेगा। इसलिए 90 अंश का केंद्रीय कोण गणित के लिए है। 90 अंश का केंद्रीय कोण होगा बराबर 90 अंश गुणा 3/2। 2 से 90 कटता है 45 बार, 45 तियाँ कर दीजिए, 3 पंचे 15 को 5, 3 चौको 12 1 13, 135 अंक। तो इसका मतलब उस विद्यार्थी के गणित में जो अंक हैं वह हैं 135 अंक। अतः विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से अधिक अंक प्राप्त किए, बराबर घटा दीजिए 135 ऋण हिंदी के अंक हैं 105 बराबर 30 अंक। इसका मतलब उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अधिक अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न इसमें फिर पूछा है इसने, जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। गणित और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों का योग हिंदी और विज्ञान में। तो हम यहाँ पर संकेत भी दिया है, केवल केंद्रीय कोण पर ध्यान दीजिए, आपको हर विषय के अंक निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए जिन दो विषयों के त्रिज्यखंडों के कोणों का योग अधिक आएगा, उन विषयों में उसने अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। तो देखिए सामाजिक विज्ञान और गणित में तो देखिए आए चूँकि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए
सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों के लिए त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का योग, केंद्रीय कोण का योग बराबर, देखिए सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय कोण है 65 अंश, त्रिज्यखंड का धन गणित में है 90 अंश। जोड़ें दोनों को, 5 का 5, 9 6 15, 155 अंश। इन दो विषयों के लिए त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का योग दिया गया। इसी प्रकार दो विषय अगले थे, इसने तुलना के लिए दिए थे, विज्ञान और हिंदी। विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के लिए त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का योग, केंद्रीय कोण का योग बराबर हो गया। विज्ञान में है 80 अंश धन, हिंदी में है 70 अंश। जोड़ें 0 का 0, 8 7 15, 150 अंश। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों के लिए त्रिज्यखंड का जो केंद्रीय कोण का योग है 155 अंश निकला, और विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के लिए त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का योग 150 अंश। अतः उस विद्यार्थी ने सामाजिक विज्ञान और गणित में अधिक अंक प्राप्त किए। अतः विद्यार्थी ने सामाजिक विज्ञान और गणित में विज्ञान और हिंदी से अधिक अंक प्राप्त किए। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा कह रहा है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो छात्रावास में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले टोटल विद्यार्थी हैं, योग 72 कर रखा है। इसमें हिंदी बोलने वाले 40, अंग्रेजी बोलने वाले 12, मराठी बोलने वाले 9, तमिल वाले 7 और बंगाली भाषा बोलने वाले 4 विद्यार्थी हैं। तो हम प्रत्येक भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे, तभी हमारा पाई चार्ट बन सकता है। देखिए प्रश्न नंबर 5, लास्ट प्रश्न है 5। विभिन्न भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। हेडिंग बन गया हमारा सबसे पहले हिंदी। हिंदी बराबर टोटल केंद्रीय कोण 360 अंश गुणा हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी 40 बट्टा टोटल विद्यार्थी हैं 72। तो 72 से 360 करता है 5 बार, 72 पंजे 360 देख लीजिए, 5 दूनी 10 की 0, 5 सत्ते 35 36, तो 4 पंचे 20, 200 अंश। उसके बाद अगली भाषा आ रहा है अंग्रेजी। अंग्रेजी के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण हो जाएगा 360 अंश टोटल केंद्रीय कोण गुणा अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी 12 बट्टा 72। फिर 72 से 360 काट दीजिए 5 बार, 12 पंचे 60 अंश का केंद्रीय कोण इसके लिए बनेगा।
फिर आ रहा है आपका मराठी, मराठी बराबर कुल केंद्रीय कोण 360 अंश गुणा मराठी बोलने वाले 9/72, टोटल विद्यार्थी 72 पंचे 360, 9 पंचे 45 अंश। उसके बाद आ रहा आपका तमिल, टोटल केंद्रीय कोण 360 अंश गुणा तमिल भाषा बोलने वाले छात्रावास में 7 बटा टोटल विद्यार्थी 72, 72 पंचे 360, 5 सत्ते 35 अंश का केंद्रीय कोण इसके लिए बनेगा त्रिज्य खंड का। फिर आ रहा बंगाली, बंगाली भाषा बोलने वाले बच्चे हैं 4, टोटल केंद्रीय कोण 360 अंश गुणा 4 बट्टा 72, 72 में से 4, 72 पंचे 360, 5 को 20 अंश का। अब हम बनाएंगे इसके लिए पाई चार्ट। देखिए कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी त्रिज्या को लेकर के आप सबसे पहले एक वृत्त खींचिए। अब इसमें हमने 72 विद्यार्थियों को लगाना है। हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, तमिल, तो ये 5 भाषाएं हैं, 5 त्रिज्य खंड हमारे बनने हैं। तो इस वृत्त का एक केंद्र है, इस केंद्र को परिधि से मिलाती हुई एक रेखाखंड खींचिए जो इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। एक त्रिज्या बना लीजिए, पहले ये बनाया। अब आपने चादा की सहायता से कोणों को नापिए। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें हिंदी भाषा बोलने वाले 200 बच्चे हैं। तो 200 बच्चों के लिए नहीं, 200 अंश का केंद्रीय कोण बन रहा है त्रिज्य खंड का। तो 200 अंश का केंद्र, 200 अंश जो है वो प्रतिवर्ती कोण है। अब इसकी रचना हम इस चादा से कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले आप 180 का अंश का कोण बनाइए। जब 180 अंश से बड़े कोण हमको बनाने होते हैं तो सबसे पहले हमको 180 का बनाना पड़ेगा। फिर 200 में से 180 घटा दीजिए तो 20 अंश बचा। तो उसके बाद हम इस चादा को देखिए, इसके मध्य बिंदु पर रखिए और इसके वृत्त के केंद्र पर सटाइए मध्य बिंदु को और 180 वाली रेखा को ढक लीजिए। तो 20 अंश नाप लीजिए, यह है हमारा 20 अंश। तो इस 20 अंश के कोण को बनाने वाले बिंदु को इस वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए। रेखा खींचिए केवल परिधि तक। ये देखिए, ये अब ये रेखा आपको मिटानी पड़ेगी। तो रेखा मिटाने के लिए तभी आपका 200 अंश का कोण होगा। देखिए, इस 180 वाली जो रेखा इधर को है, इसको हम रबर से साफ कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 200 अंश। ये प्रतिवर्ती कोण होगा, ये पूरा 200 अंश। तो ये भाषा है हिंदी, हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं। अब इसके बाद आपने बनाना है, हिंदी के बाद हमारा आ रहा है अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए 60 अंश का। तो आपके 200 अंश की जो रेखा है, इस रेखा को चादा के शून्य वाली रेखा या 180 वाली रेखा से ढक दीजिए और चादा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से हटाइए। तो इसमें नाप लीजिए 60 अंश। देखिए, ढकी हुई तरफ से आप आएंगे 60 अंश। 60 अंश का बिंदु लगाया और वृत्त के केंद्र को इस बिंदु से मिलाता हुआ रेखाखंड वृत्त की परिधि तक डाल दीजिए। ये हमारा 60 अंश। इसमें भाषा हो गई हमारी अंग्रेजी। इसके बाद अगली भाषा थी हमारी मराठी। मराठी वाले 9 बच्चे थे। तो 9 बच्चों के लिए 45 अंश का केंद्रीय कोण हमारा बन रहा था। तो इस चांदा को फिर से चांदा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाइए और जो 60 अंश के कोण बनाने वाली रेखा भी हमने डाली थी उसको ढक दीजिए शून्य वाले से। 45 अंश निशान लगा दीजिए। ये 45 अंश। इस बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाते हुए रेखाखंड डाल दीजिए, लेकिन रेखाखंड जो है आपका केवल वृत्त की परिधि तक रहे। ये देखिए,
ये 45 अंश। इसमें भाषा लग गई आपकी मराठी। उसके बाद आ रहा है तमिल। तमिल के लिए 7 बच्चे थे। 7 बच्चों के लिए हमारा केंद्रीय कोण निकला था 35 अंश। तो 35 अंश कोण बना लीजिए। देखिए चाटा के मध्य बिंदु को फिर से वृत्त के केंद्र पर मिलाइए और जो 45 वाली रेखा हमारी बनी थी उसको ढक दीजिए। 35 अंश नाप लीजिए। ये 35 अंश। इस 35 अंश के बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए, लेकिन रेखाखंड वृत्त की परिधि तक ही डालिए। ये हो गया हमारा 35 अंश। ये भाषा हो गई हमारी क्या, तमिल। अब हमारा जो अगला कोण बचा वो बंगाली के लिए बचा। ये कितने अंश का था? 4 बच्चों के लिए सिर्फ 20 अंश का। ये कोण 20 अंश का होगा और इसमें भाषा लिख दीजिए आप बंगाली। तो ये हमारा बन गया पाई चार्ट। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली पूरी हुई। दैट्स ऑल।